इंतकाल आपका 5 नवंबर सन 2001 में होता है और सोसाइटी कब्रिस्तान में आपकी तदफीन हुई। डॉक्टर साहब, फतेहपुर एक तो पहले ऐसा खित्ता कि जहां जिसे मरदम खेज कहा जाए जी। और पूरा यूपी एक ऐसा खित्ता जिसमें खास फतेहपुर, वहां से ये शख्सियत निकलती है और फिर उफक पर छा जाती है। क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि अगर आप किसी ऐसे खित्ते से वाबस्ता हों और वहां आपकी विलादत हुई हो कि जिसके साथ एक पूरी रिवायत जुड़ी हुई है, जिसके साथ बड़े बड़े नाम सामने आते हों, ये नाम अदब के भी हो सकते हैं, ये नाम सियासत के भी हो सकते हैं, समाजियात के भी हो सकते हैं। सही। तो उससे जो नौजवान हैं, जो उस वक्त नशो-नुमा पा रहे होते हैं, उन्हें एक बहुत अंदर से एक उमंग उनमें पैदा होती है और वो ये समझते हैं कि अगर मसलन ये अगर शायरी का सफ़र है तो उसमें उन्हें पेशरफ्त करनी चाहिए, या अगर सकाफ़त या सियासत का कोई सफ़र है तो उसमें उन्हें अपने बुज़ुर्गों और अपने पेशराओं के साथ उनसे सीखना चाहिए। और उसे अब आपने जैसे ये कहा कि फतेहपुर, उसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम आए और तवातुर से आते रहे। ऐसे नाम आए कि जो अदब और उसकी तारीख में अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पिछले मसलन 80 बरस या 100 बरस का सिलसिला बनेगा तो उसमें जिनके असरात हैं पूरे सोसाइटी पे, अदब पे, तनकीद पे, तो उसमें जैसे कि आप देखिए कि नियाज फतेहपुरी साहब का नाम आता है। बहुत बड़ा नाम है। नियाज का तो नाम ऐसा है कि बिल्कुल एक फिक्र, इनकलाबी सोच और फिर उसके बाद दीन और उसकी तफहीम जिस तरीके से वो करते थे, समाजियात और उसकी तफहीम करते थे, वो बड़ा नाम था। तो उससे जाहिर है कि उन्हें वो मिलती है, एक महमेज होता है आदमी के उस तरीके की शख्सियत। फिर आप अगर अपने इस ज़माने में आ जाइए तो आप देखिए कि मसलन हमारे फरमान फतेहपुरी साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, वो इतने जय्यद आलिम हैं हमारे ज़बान और अदब के और सकाफ़त के कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो उर्दू और ज़बान और उसके हवाले से जो बड़े बड़े इस वक्त प्रोफेसरान जो PhDs हैं वो उनके साथ वाबस्ता रहे हैं, उनसे सीखा है, उनसे पढ़ा है। तो इस तरीके से नाम था। और फिर दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो सहाफत में बड़े अहम लोग थे। और अभी जो हमारे आज के नाज़िर हैं और ख़ास तौर से नई नस्ल है वो शायद उस पस मंज़र में उसे न देख पाएगी। मिसाल के तौर पे फतेहपुर और हसवा, इसमें जो जर्नलिस्ट थे बड़े यहाँ से निकले, उसमें आरिफ हसवी का नाम बड़ा अहम नाम था। इतना ज़बरदस्त लिखने वाले, इतने ज़बरदस्त सहाफ़ी अपने वक्त के। तो ये सिलसिला था। उससे हज़रत ज़ाहिद फतेहपुरी साहब ने एक पूरी अपनी ज़िंदगी और उसकी वो इमेज बनाई है। तो हसवा और फतेहपुर और फिर ये कि सीतापुर से उनका ताल्लुक था, वो भी तो वहाँ भी बड़े बड़े नाम थे। और एक बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि ज़माना वो था कि जब माशरे ने अपनी तरजीहात मुतय्यन की हुई थी, कुछ मकासद थे। अच्छा, उसमें किसी भी प्रोफेशन का आदमी हो, लेकिन अगर उसका ज़बान, अदब, सकाफत, समाजियात इससे कोई ताल्लुक होता है तो वो अरफा समझा जाता था। अब आज के ज़माने में तरजीहात बदल दी हैं, माशरे बल्कि बेजहत है। जी हाँ, इसको यूं कह लीजिए। हाँ। तो जाहिर है कि उसका चर्चा उस तरीके से नहीं होता। ज़ाहिद फतेहपुरी साहब, इनमें जो एक सलाहियत तख्लीकारी की और एक शायराना वो थी, वो अपने वक्त और ज़माने से जो उन्होंने ली थी वो बहुत ही बेहतरीन शायरा में उनका शुमार हो सकता था। बहुत मजबूत शेर के, बहुत मजबूत मुबल्लिग थे। उन्हें सारी बारीकियों का पता था और हर जितनी भी असनाफ़ सुख़न है सब में वो बड़े रवां थे। और मैं बहरहाल ये एतराफ़ यहाँ ये करना चाहता हूँ कि मेरे वो रास्त उस्ताद थे स्कूल के ज़माने में। अब ये तो 50 बरस से पहले ज़्यादा की बात। डॉक्टर साहब, इस पर तो बहुत तफसील से हम बात करना चाहेंगे, बल्कि और उनकी वो तदरीसी जो सलाहियतें थी और जिस तरह के बड़े बड़े शागिर्द आपने बेहतरीन इंतखाब किया है जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो ये जाहिद साहब का बहुत अच्छा इंतखाब है कि इन पे हम बात करें। नकाश साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उस खित्ते से कितने बड़े बड़े लोग निकले, तो एक जिम्मेदारी भी हो जाती है
और ये देख रहे हैं उनके काम में कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस किया कि मैं किस खित्ते से ताल्लुक रखता हूं और वहां से कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो निकले हैं और उन्होंने शोहरत पाई है। तो एक उस जिम्मेदारी को भी उन्होंने महसूस किया कि मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जमीन का हक अदा किया। बिल्कुल। हाँ। क्या कहते हैं, उनके काम में ये चीज नजर आती है। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि मुझे जाहिद साहब पे बात करने की सआदत हासिल हो रही है। मैं जब लड़का था तो जब मैं जाहिद फतेहपुरी साहब से मिला था, मेरी उम्र कोई 17-18 साल होगी, तो मुझे उनके पास यानी इज्तिमा होता था शोरा का और असातिज़ा का, तो ऐसी जगह मुझे एक जफ़र जौनपुरी साहब इनके ग्रुप में थे वो, और साहिर लखनवी साहब, ज़ेबर दुलवी साहब, बड़े नामी गिरामी शोरा उस वक्त मौजूद थे। तो हम जब ऐसा होता है कि कोई प्रॉमिसिंग स्टूडेंट या कोई शायर, कोई नया जब पैदा होता है, तो पहले ज़माने में ये एक तरीक़ा था कि लोग उसको तो उसकी तरबियत के लिए, उसको एक्सेप्टेंस के लिए उससे मिलते थे, देखते थे क्या करते थे, ऐसे ही ले जाया गया। तो जैकब लाइन स्कूल में आप जो थे मास्टर थे, लेकिन वहाँ लोग ऐसे जमा होते थे। ठीक है। फिर जैसा आपने कहा कि अगर हम पीछे जाएं, फतेहपुर हसवा का जिक्र करें, तो फतेहपुर की बात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हजरत नियाज फतेहपुरी साहब, जिन्हें मैं सोशल साइंटिस्ट कहता हूँ, वाह वाह, तो वो समाजी साइंसदान थे जिन्होंने इल्म और अदब के साथ मतलब दीन की भी खिदमत की और नए जाविये से देखा। उस तरह के लोग मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं, सही, यानी हमा जहद और हमा सिफत। उसके बाद जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, फतेहपुर के लोगों, मैं कैसे कहूँ, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब मेरे ज़ाती क्लास में उस्ताद थे एमए में, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी था, जिसमें फ़ारसी, हिंदी और उर्दू, लिसानियात, कदीम ज़बान के बारे में। तो इस तरह वहाँ के और लोग बहुत से नाम हैं जो शोरा में थे, जैसे सुखर फतेहपुरी एक हमारे यहाँ शायर आए, नफीस फतेहपुरी साहब यहाँ आए और अच्छे शायर थे। और उसके बाद ये बात होती है हर मैदान में वहाँ के लोग आगे आगे आए। सही। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मिट्टी का कर्ज अदा करना, तो ये नई नस्ल के लिए और उस जिम्मेदारी को महसूस करना, जिम्मेदारी को कि जो जहाँ पैदा हुआ जिस ज़मीन में, उस ज़मीन से जो हासिल किया, और हम पर जो ज़मीन का, या अल्लाह का रहम करम तो है, लेकिन ज़मीन का भी एक उठावा होता है और रहम करम होता है उसका, कि वो कैसा खिता है, इतना जरखेज हो कि हमें भी उस जरखेजी से फ़ायदा हो। तो इस तरह फिर हमारा फ़र्ज़ है कि फिर हम उस ज़मीन के लिए कुछ करें। जैसा कि जाहिद साहब के कलाम में आप देखते हैं कि उन्होंने हर सिन्फ में शायरी की है, दीन में भी दुनियावी में भी, तो गज़लें और नज़में भी उन्होंने की हैं जी, और मरसिए उन्होंने तवील लिखे हैं जी। मैंने उनका कलाम इत्तेफाक से अनवार भाई जो हैं ये मुझे दिखाते रहते थे, और मैं उनके साथ चूँकि पढ़ता भी था, मुशायरे तो मैं देखता था, तो सलाम, मनक़बत, कसीदे और गज़लें, और एक तो मुझे बहुत ज़माना याद है, बहुत दिनों के बाद हमने देखा एक मीर अली अहमद तालपुर साहब की सदारत में खाकसार तहरीक का एक मुशायरा हुआ। अच्छा। तो उसमें जब आप आए और आपने गज़ल पढ़ी और तरन्नुम से पढ़ते थे, तो बड़ी दाद मिली और लोग बड़े मुतासिर हुए। तो कहने का मतलब ये कि बाद शोरा को, जैसा कि वो कसर नफसी का आलम था, बिल्कुल चाहते नहीं थे कि शोहरत हो, तो इसलिए होता था, लेकिन वो इतना, अभी कई लोगों ने लिखा, मैंने किताब में देखा कि ये मुख्तसर सा कलाम है, तो ये मुख्तसर थोड़ी है, ये तो एक पार्ट है। उन्होंने तो बहुत लिखा है, बहुत ढेरों है, जैसा कि मुझे दिखाया गया। तो उसमें देखिए ना, मरसिए अगर 2, 3, 4 ही हो जाए तो वही ज़खामत उसकी। जी हाँ, बिल्कुल। फिर सलाम है उनके, वो हजारों अशार तो वही बन जाते हैं। अब उसमें से ये नात का हिस्सा इस वक्त इसके नक्शे अव्वली में अलहदा किया गया, इसको बालक कर दिया गया। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अनवार साहब, डॉक्टर जमील जालबी जैसे लोग, डॉक्टर पीरजादा कासिम जैसे लोग, इफ्तिखार आरिफ जैसे लोग, फरमान फतेहपुरी जैसे लोग जिनके लिए लिखें, आप बहैसियत वालिद उनको कैसे देखते हैं? और ये फख्र भी साथ साथ है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात उनके लिए लिख रही हैं और कह रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तो फख्र है उनकी औलाद होने पे। हम 4 भाई 2 बहनें हैं, और मैंने उनको हमेशा कनात पसंद पाया, और खुद नुमाई की कभी उनमें नहीं कोई ऐसी चीज़ पाई, और ज़्यादातर वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने के लिए तरकीब देते रहे, और शायरी से मुझे
दूर कर, मतलब इस साइड पे ना हो तो बेहतर है। अच्छा। ये मेरे लिए छोड़ दो तुम। तो इसलिए मुझे कोई शौक नहीं हुआ शायरी का ज़्यादा, और बस यही कहूँगा कि कनात पसंद ज़्यादा थे, ठीक। खुद नुमाया का उनको कोई वो नहीं था। आपसे इस हवाले से बात पूछते रहेंगे। सख्त और शफीक मिजाज बाप थे, थे। नर्म मिजाज थे, नर्म कैसे मिजाज थे? तो नहीं, नर्म मिजाज थे तरबियत का जरूर। अंदाज कैसा था? बस ये थे, शफीक बाप थे। अच्छा, माशाअल्लाह।